स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। एक दिन मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो ऐसा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 इन पेज नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 30। इस क्वेश्चन को मैंने किया था, मैंने बताया था कि ये बर्नौली बन रहा, लेकिन ये बर्नौली नहीं था, वन मिस्टेक हुई थी। क्वेश्चन 32, इसमें एक कंडीशन क्या दिया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स लेस इनफाइनाइट, और एक्स एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो कि रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एक्स दिया रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और एक कंडीशन हमारे पास गिवन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके। तो अब हम इस कंडीशन का यूज करके अपना एक्स की जो रेंज है वो पता करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज करके इस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर एक्स को मैं अगर दोनों तरफ एल एन ले लूँ, लाग ले लूँ, तो लाग एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर एक्स दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर एक्स को ओपन करो, तो एल एन, सपोज करो एक्स एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जिसका पी डी एफ एफ है, इसका पी डी एफ एफ है, इसका पी डी एफ एफ है, ठीक है। तो ई के पावर एक्स एंड इसकी वैल्यू मान लो रियल नंबर, रियल वैल्यू है तो आर पे आ जाएगा ये, ठीक है। ई के पावर एक्स एफ डी एक्स इज इक्वल टू आर पे जाएगा एंड एक्स एफ डी एक्स। ओके। तो मैंने बोला था कि यहाँ ये बताओ एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसपे ये दोनों इक्वल हों। तो पहले हमने एक चेक किया था कि एक्स इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो ई के पावर जीरो वन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू वन, तो लाग वन जीरो और ये जीरो। वन पर भी यही केस होगा, टू पर भी यही केस होगा, टू पर भी चेक करो ना, जब ई के पावर टू होगा तो टू बाहर आ जाएगा, ये वन एल एन टू हो, सॉरी, ई के पावर टू होगा तो ये टू बाहर आ जाएगा, एल एन ही आएगा, यहाँ टू आ जाएगा, जब यहाँ एक्स की वैल्यू तुम टू पुट कर दोगे तो ये बाहर आ जाएगा टू, तो ये टू में भी इक्वल होगा, थ्री पे भी इक्वल होगा, सो ऑन जाएगा, ठीक है। तो एक्स की जो रेंज आई यहाँ से क्या पता चला, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट सेवली होगा, ऑलमोस्ट सेवली। अगर जीरो और वन की बात हम करेंगे ओनली, तो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो से बड़ा वन पर चला गया, लेकिन अगर कोई वैल्यू टू कर देगा तो कहाँ इक्वल होगा, ऑलमोस्ट सेवली होगा, ठीक है। अगर तुमको चेक करना है तो एक्चुअली में ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसने डिजाइन किया उसने ऐसे किया। सपोज करो एक्स तुम्हारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लेमडा, और इसका जो पीडीएफ है एफ है वो है वन बाई लेमडा ई के पावर माइनस एक्स बाई लेमडा, और एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब इसमें बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी एक्स क्या होगा, बताओ। वन माइनस टी लेमडा के पावर माइनस वन। ओके फाइन। अब टी को अगर तुम वन पुट कर दो, वन, तो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस लेमडा की पावर माइनस वन। ओके। अब ई के पावर एक्सपेक्टेशन एक्स थोड़ा फाइंड करो क्या होगा, ई के पावर एक्सपेक्टेशन एक्स होगा, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा वो लेमडा होगा, तो ई के पावर लेमडा, और ये दोनों सीरीज इक्वल होती हैं या नहीं, ई के पावर लेमडा एंड वन माइनस लेमडा पावर माइनस वन इक्वल होगा या नहीं। अगर इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा, वन प्लस लेमडा प्लस इक्वल होगा दोनों, बताओ अच्छा इक्वल होगा या नहीं।
नहीं होगा ना इक्वल ये? नहीं होगा, सो फैक्टोरियल नहीं करना ये रेस्ट ना। ये दोनों इक्वल नहीं होगा ना? नो सर, नहीं होगा। इसमें ये ऑप्शन तो फॉल्स हो गया है ना कि क्योंकि ये तो कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इस पीडीएफ को नहीं यूज करो, ठीक है, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई करके ही हम पीडीएफ यूज कर सकते हैं ना। यहाँ से ठीक है, इस कंडीशन से तो एक्स की रेंज ये आ गई, लेकिन ये पीडीएफ नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता वो। मेरे कहने का मतलब एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता, एक्स एक्सपोनेंशियल लेमडा को नहीं फॉलो कर सकता, बिकॉज अगर एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो करेगा तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, और एक्सपोनेंशियल लेमडा में ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पे ये फाइंड करना, तुम लोग खोजना सोचना पीडीएफ के बारे में, ठीक है। ये बनेगा गामा के टर्म में ही जाएगा, गामा जा सकता है या देन नॉर्मल के केस में सोचना, जब एक्स नॉर्मल जीरो हो देन मान लो कि मॉड ऑफ एक्स जो फॉलो करता है वो क्या फॉलो करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, फोल्डेड नॉर्मल। उसकी रेंज जीरो से इनफाइनाइट होती है ना, तो उसका पीडीएफ क्या होता है, 2/पाई ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होता है ना उसका पीडीएफ। इस पीडीएफ पे एक बार चेक करना, चेक करने से आएगा, ठीक है। ये मतलब ये कुछ जो क्वेश्चन सेट किया है उसके पास कोई ऐसा रहा होगा पीडीएफ जिसमें वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाया होगा, ठीक है। तो और बाकी सारे ऑप्शन तो हो ही गए थे, बाकी इसमें एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो ऑलमोस्ट श्योरली होगा, इसलिए तो है यहाँ पर एक्स की रेंज ये होगी, ठीक है। तुम डिस्क्रीट में भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया था नो रिजल्ट है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 34 नंबर क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं, ठीक है। कह रहा है एक्स फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विथ मीन लेमडा, सॉरी विथ मीन 1/λ, विथ मीन 1/λ, एंड जो वाई है वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/μ, ओके। एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट है और लेमडा नॉट इक्वल टू म्यू है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ओके। तो उसने बोला है कि फाइंड द डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, जेड का तुम्हें डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है फॉर जेड ग्रेटर जीरो। तो जब हमें सम ऑफ रैंडम वेरिएबल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है या डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, तो इसके दो अप्रोच होते हैं, या दो अप्रोच क्या, एक तो तुम बाई एमजीएफ चले जाओ, लेकिन बाई एमजीएफ तभी जाओ जब बिल नॉन एमजीएफ आए, ठीक है। बाई एमजीएफ हम लोग तभी जाते हैं जब हमें ये पता चले कि एमजीएफ हमारा, भाई एमजीएफ से जाओगे तो एमजीएफ अगर बिल लोन होगा तभी बता पाओगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अगर कोई एमजीएफ ऐसा आ गया जो तुमने नहीं पढ़ा तो तुम उससे एमजीएफ से उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना या डेंसिटी फंक्शन बनाना टफ टास्क है। तो जो हमेशा अप्लाई होता है वो मेथड अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं जैकोबियन, ठीक है, जैकोबियन। सपोज करो जेड तुम्हारा है यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ओके, और यू एक रैंडम वेरिएबल तुमने टेक किया उसको एक्स दे दिया, तो यहाँ से यू क्या आया, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
इन दोनों इक्वेशन से। यहाँ से y जो आएगा वो y क्या होगा, z माइनस यू। ओके, y इक्वल टू जेड माइनस यू। ओके, अब मुझे आता है इसका जैकोबियन क्या होगा, जैकोबियन ऑफ, हम ट्रांसफर कहाँ से कर रहे हैं, डी एक्स कामा वाई से डी ऑफ जेड कामा यू। इसका जैकोबियन क्या होगा, डी एक्स बाई डी जेड, डी एक्स बाई डी जेड एंड डी वाई बाई डी जेड, डी एक्स बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू। इसका जैकोबियन जो आएगा वो क्या होगा, डी एक्स बाई डी जेड, एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में, 0 1, वाई को जेड के रिस्पेक्ट में, वाई को जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स को यू के रिस्पेक्ट में एंड वाई को यू के रिस्पेक्ट में -1। इसका जैकोबियन 1 आएगा, ठीक है, जैकोबियन इसका 1 हुआ। अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ जेड कामा यू लिखेंगे, जो वो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एफ ऑफ एक्स कामा वाई क्या होगा, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो एफ ऑफ एक्स कामा वाई हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा ई के पावर माइनस लेमडा एक्स एंड म्यू ई के पावर माइनस लेमडा म्यू। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा म्यू ई के पावर माइनस म्यू वाई ई के पावर माइनस लेमडा एक्स प्लस म्यू वाई। ओके, तो अब इसमें इसको जेड और यू में चेंज कर लो, एफ ऑफ जेड कामा यू में जब चेंज करोगे तो क्या होगा, ये लेमडा म्यू ई के पावर माइनस का लेमडा यू प्लस म्यू जेड माइनस यू। बोलो यही होगा, ठीक है। तो अब इसमें रेंज देखो, इसकी रेंज क्या होगी, इसमें जेड ग्रेटर 0 होगा, लेकिन अब इसकी अगर हमें एफ ऑफ जेड निकालना है, मार्जिनल ऑफ जेड निकालना है, तो हम रेंज क्या लगाते हैं, मार्जिनल ऑफ, अगर मार्जिनल ऑफ जेड चाहिए तो किसकी रेंज लगाते हैं, यू की। मार्जिनल ऑफ जेड चाहिए तो हम किसकी रेंज लगाएंगे, यू की ही तो लगाएंगे ना। तो यू की रेंज क्या होगी, वाई तुम्हारा है 0 से इनफाइनाइट, वाई रैंड नंबर इवन, और वाई तुम्हारा है जेड माइनस यू ग्रेटर 0। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला तुम्हारा कि जेड से यू से बिगर है जेड। ओके, और यू तुम्हारा स्टार्ट, बिकॉज यू तुम्हारा एक्स के इक्विवेलेंट है तो यू तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा, तो यू की रेंज 0 टू जेड जाएगा, ठीक है। तो 0 टू जेड एफ ऑफ जेड कामा यू डी ऑफ यू, जब इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसमें आएगा तुम्हारा लेमडा म्यू डिवाइड बाई लेमडा माइनस म्यू ई के पावर माइनस म्यू जेड माइनस ई के पावर माइनस म्यू, ठीक है। मतलब 0 टू जेड एफ ऑफ जेड का में यू क्या है, ये है लेमडा म्यू ई के पावर माइनस का लेमडा यू माइनस का लेमडा यू एंड माइनस का म्यू जेड एंड प्लस यू सॉरी म्यू यू। ओके, इसका म्यू यू, अब इसको तुमको यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वो इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली इंटीग्रेट कर लेने के लिए। तो ये क्वेश्चन बता दिया हूँ लेकिन फिर भी हो जाता तुम लोगों से, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे, पेज नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 34।
किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले पीछे क्वेश्चन में, पेज नंबर 34। बोल रहा है देयर आर 3 अर्न्स, 3 अर्न है, U1 है, U2 है एंड U3 है। विद बाल्स ऑफ 2 कलर, 2 कलर की बाल्स हैं। कंटेन्स 2 बॉल, U1 कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। U1 जो है बैग, तो U1 जो है वो कंटेन कर रहा है तुम्हारा 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक, 2 व्हाइट 3 ब्लैक, ओके। एंड U2 तुम्हारा कंटेन कर रहा है 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक, 3 व्हाइट 2 ब्लैक। एंड U3 तुम्हारा जो है वो कंटेन करेगा 5 व्हाइट 5 ब्लैक, 5 व्हाइट 5 ब्लैक, ठीक है। तो उसने बोला अन इज चूजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज रन फ्रॉम द अन एट रैंडम, ओके। रैंडमली बॉल भी चूज की जाती है, अन भी चूज किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी the probability that U2 was chosen given that U2 was chosen given that the ball picked is black in color। मतलब जो इवेंट यहाँ ई है, इवेंट ई क्या है, इवेंट ई जो डिफाइन करेंगे हम वो क्या है, द बॉल पिक्ड इज ब्लैक कलर, द बॉल पिक्ड इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, ये ई हमारा इवेंट है। ये गिवन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U2, अब पहले मैं जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 U2 U3 क्या होगा, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 या UI कह दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ U3। भाई 3 बैग है, तीनों को इक्वली लाइकली ही चूज करेंगे ना, तो इनकी 1/3 होगी तीनों की प्रोबेबिलिटी। 3 बैग है, तीनों को इक्वली लाइकली चूज करेंगे तो 1/3 ही तो होगी प्रोबेबिलिटी। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 गिवन ई, तो इसमें बेस थ्योरम लगा दो, बेस थ्योरम लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन U2 into probability of U2 divided by probability of E, and what is the total probability, probability of E equal to total probability। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए जितने सारे इवेंट हैं, दिस इज इक्वल टू probability of E given U1 into probability of U1 plus probability of E given U2 into probability of U2 plus probability of E given U3 into probability of U3। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 U2 एंड U3 आर इक्वल, सो कॉमन ले लो इसको तो ये 1/3 आ जाएगा बाहर। एंड अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन U1, मतलब U1 बाल से हमें ई चूज करना है, ई मतलब क्या है, ब्लैक कलर में हो। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर की बाल हम U1 से चूज करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ से बताओ। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन U1 क्या होगा, U1 मतलब U1 बैक से हम चूज कर रहे हैं, ई मतलब ब्लैक कलर एक बाल हो, तो इसकी होगी 3/5, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ भाई 3 ब्लैक बॉल है, टोटल 5 बॉल है, तो एक ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5 ही तो होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन U2 दिस इज इक्वल टू, अब U2 में 2 ब्लैक बॉल है, टोटल 5 गेम है, तो 2/5 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन U3 क्या हो जाएगा, U3 में 5 ब्लैक बॉल है, टोटल 10 बॉल्स हैं, तो ये 5/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू सारी पुट कर दो, तो पहला 3/5 है, सेकेंड 2/5 है, एंड थर्ड तुम्हारा 5/10 है, ओके। जब इसको कैलकुलेट करोगे फाइनली तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, 3 × 2 2 × 4, तो 6 + 4 10 + 5, ओके, डिवाइड बाई 10 × 1/3। 1/3 को अभी लिखो क्योंकि 1/3 ऊपर भी आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 ये 15/10 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू क्या निकाला तुमने, ई गिवन यू टू की वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 2/, इसकी आई 2/5 इंटू 1/3। नेक्स्ट स्लाइड में कर लो, ठीक है। तो अब फाइनली हमने प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करनी है हमको, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 गिवन ई, ये फाइनली कैलकुलेट करना है। तो ये अगर 2/5 जब वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 1/3 डिवाइड बाई 15/10, 1/3, 1/3 1/3 बाई कैंसिल आउट, और ये 2/5 इंटू 10/15। अब 5 से उसको कैंसिल करो 2, तो 4/15 कोई आंसर है, तो वही हो जाएगा। ओके, किसी को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे है, 39 है। 39 में करा लेट x1 y1 x2 y2 xn yn, जो xi yi है ये तुम्हारा फॉलो कर रहे हैं बाई वेरिएट नॉर्मल, और ये IID है, ठीक है, रैंडम सैंपल है तो IID है। फ्रॉम अ बाई वेरिएट नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल n ऑफ 2 ऐसे हैं, मतलब इसका जो मीन है μ1 है x1 का, एंड y2 का μ2 है, देन सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, एंड रो है। ओके, फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन विथ ऑल पैरामीटर अननोन, सारे पैरामीटर अननोन है तुम्हारे। फॉर टेस्टिंग प्रॉब्लम दी है तुम्हारी, एच नॉट रो इक्वल टू 0 वर्सेज h1 रो नॉट इक्वल टू 0। बोला इफ बी यूज द यूजुअल टी टेस्ट, हम यूजुअल टी टेस्ट यूज करना चाहते हैं, यूजुअल टी टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। एंड योर ऑब्जर्व सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0, तुम्हारा जो ऑब्जर्व सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0 है। ऑब्जर्व सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, मतलब ऑब्जर्व सैंपल वैल्यू जो है वो 0 है। एक 0, ठीक है। तो इसमें तुम्हें फाइंड करना पी वैल्यू, तो क्या बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाउ वी विल फाइंड पी वैल्यू, व्हाट इज द बेसिक टेस्ट कांसेप्ट बिहाइंड, स्टैटिस्टिक फाइंड करके, क्या बोले। टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड कर लेंगे, देन उससे सर टी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबुलेटेड वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्ड वो मेरी पी वैल्यू होगी। नेट के पेपर में टेबल नहीं दी जाती शायद। फिर से एक और दूसरा मेथड होता है अंडर एच नॉट वाला। अंडर एच नॉट वाला कि अंडर h1 वाला। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे सर, एच नॉट याद था। अंडर h1 होता है, ठीक है। जो ओके टेस्टिंग ओके नहीं है तुम्हारी, ये टेस्टिंग है तुम्हारी, टेस्टिंग है रो इक्वल टू 0 अगेंस्ट वर्सेज रो नॉट इक्वल टू 0, दिस इज योर h नॉट एंड दिस इज योर h1। सो हम पी वैल्यू डिफाइन करते हैं वो एच नॉट के बेसिस, सॉरी h1 के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, h1 के बेसिस में डिफाइन करते हैं। तो देखो अगर ये ऐसा है, मतलब टू साइडेड या टू टेल टेस्ट है तुम्हारा, ये टू टेल टेस्ट है, तो इसको वन टेल कर लो, वन टेल तुम्हारा जैसा हो, राइट लेफ्ट जो भी करना चाहो, टू टेल को वन टेल कर लो, ठीक है। अब क्या करो, जैसे ये वन टेल होगा तो उसमें क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फाइनली जो पी वैल्यू तुम कैलकुलेट करो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स ये क्या होगा, जैसे मैं इसकी पी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँगा तो इसकी पी वैल्यू जो लिखूंगा, तो मैं इसको मान लो कि राइट टेल करूँगा तो प्रोबेबिलिटी करूँगा रो ग्रेटर 0 एंड इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके। या फिर तुम लेफ्ट टेल भी ले लोगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना फाइनली, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें बेसिक चीज उसने बोला कि जो रो है तुम्हारा वो एक टी टेस्ट से, यूजुअल टी टेस्ट से तुम्हारा, यूजुअल टी टेस्ट लगा के हम उसको मतलब उसके सैंपल को एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस रो का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है रो अपान अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर
ये फॉलो करता है तुम्हारा Tn-2 को। ओके, ये Tn-2 को फॉलो करता है, ठीक है, ये Tn-2 को फॉलो करता है। ओके, अब इसमें जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी है रो की, वो भी जीरो दी है। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है वो जीरो होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और जीरो। तो ये बताओ मुझे, देखो इसने सिंपल सा फंडा क्या लगाया, उसने क्या किया कि उसने पूछा 2 इंटू। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो कुछ नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूशन पता हो या ना पता हो, यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक नहीं लगना। देखो यहाँ ये जीरो है, अगर तुम टी टेस्ट लगाओ या जेड टेस्ट लगाओ, ठीक है, टी टेस्ट अगर उसने बोल दिया है, जब तुम इसमें टी टेस्ट लगाओगे तो टी टेस्ट का मीन भी जीरो होता है या नहीं? बताओ, जीरो होता है मीन कि नहीं? टी टेस्ट का कोई भी टी डिस्ट्रीब्यूशन उसका जीरो होगा मीन। तो इसमें मीन भी जीरो तुम माइनस करोगे तो ऊपर तो जीरो क्वांटिटी ही बचेगी या नहीं? ऊपर जीरो ही आएगा ना, ऊपर जीरो ही आएगा ना क्वांटिटी। और नीचे कुछ भी वेरिएंस आए तुमसे क्या मतलब, जीरो को जब नीचे किसी भी वेरिएंस हमेशा ग्रेटर जीरो होता है, इक्वल जीरो होता है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो जब तुम इसको जीरो से डिवाइड करोगे, ऊपर जीरो है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस इसमें जीरो नहीं आएगा क्योंकि बाई वेरिएट है, ठीक है। तो इसमें जब तुम इसको डिवाइड करोगे जीरो किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से, मतलब किसी फाइनाइट क्वांटिटी से, तो ये जीरो ही जाएगा ना, ओवरऑल जीरो जाएगा कि नहीं? बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को करके, मतलब ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअली में लॉजिक क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फांस देते हैं कि तुम वेरिएंस फाइंड करो, तुम वो सब फाइंड करो, कुछ नहीं फाइंड करना है। वो अगर जीरो बन रहा है ना ऊपर, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसमें सीधे लिख देना 2 प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर जीरो। भाई ये रो को फाइनली हम जेड ही बनाएंगे ना, इस रो को हम फाइनली जेड बनाएंगे कि नहीं, इसके मीन एंड वेरिएंस का डिवाइड करके बनाएंगे या नहीं? यस सर। ओके, और यहाँ पर रही बात वेरिएंस फाइनाइट होगा, बिकॉज एन तुम्हारा ग्रेटर इक्वल टू 5 दिया है, और टी के केस में एन अगर 5 से ग्रेटर है तो वेरिएंस पॉजिटिव आएगा ना, उसने एन ग्रेटर इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है। तो ये फाइनली जेड ही जाएगा, आज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जेड ही जाएगा ना। तो जेड ग्रेटर जीरो हाफ होता है, तो 2 इंटू हाफ, तो इसकी जो पी वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। और जो तुम टेबल से बोला है वो तो फाइन है, लेकिन नेट में टेबल में नहीं दी जाती, अगर वैल्यू यूज होगी तो वैल्यू दे देगा, टेबल तो वहाँ देगा नहीं ना। ओके, ठीक है, अगर जेड डिस्ट्रीब्यूशन होता तब सर निकाल लेते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन भी तो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जेड चला जाता है ना। यस सर। देन भाई एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे ना, एन को तो उसने लार्ज लिया ना, एन ग्रेटर इक्वल टू 5 दिया है, लेकिन अपर लिमिट तो नहीं बताया ना कि एग्जैक्ट वैल्यू एन की 100 है, 10 है, 5 है, 2 है, उसने बोल दिया ग्रेटर इक्वल टू 5 कुछ भी ले लो तुम, तो ये जेड की ओर ही कन्वर्ट करेगा एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। तो भाई जब ये जेड रैंडम वेरिएबल बन गया और जीरो से बड़ी वैल्यू है तो वेरिएंस फाइंड करने की क्या नीड है? अगर वेरिएंस फाइंड करना चाहते हो तो मैंने लिख भी दिया है कि ये रैंडम वेरिएबल तुम्हारा फॉलो करता है इसको, ये एक रिजल्ट है, बीके गुप्ता में देखोगे, एससी गुप्ता बीके कपूर में तो मिल जाएगा, ठीक है, ये एक रिजल्ट है। यस सर। कोरिलेशन की जब टेस्टिंग करते हैं तो ये एक रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें इस रिजल्ट का कोई यूज नहीं था, उसने टी टेस्ट इसीलिए दे दिया था बस, उसने टी टेस्ट कंफ्यूजन के लिए दे दिया था कि टी टेस्ट से बच्चे पी वैल्यू में कंफ्यूज होंगे, वो बोलेंगे टी टेस्ट में टेबल होनी चाहिए, टेबल है नहीं कैसे फाइंड करें। उसने जब बोला कि एन तुम्हारा वेरी लार्ज है तो एन लार्ज पर पी जेड की और रिपोर्टेंस करेगा, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो है वो मार्कोव चैन का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ठीक है। सर यहाँ पे जैसे n ग्रेटर और इक्वल टू 5 था, तो मतलब इसको हम ऐसा भी तो मतलब कह सकते हैं 25 से कम भी हो सकता था, दोनों पॉसिबिलिटी थी, स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल दोनों बन सकते थे। नहीं, उसने फिक्स नहीं किया ना, तो तुम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ही करोगे ना। अच्छा। मैंने क्या बोला कि एन उसने फिक्स नहीं किया, उसने ना एन को 10 बोला, ना एन को 5 बोला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कुछ भी हो सकता है तो तुम इनफाइनाइट पे ही तो चेक करोगे। हाँ ये तो है। विदाउट, अगर तुम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे पी वैल्यू तुम्हें टेबल से फाइंड करनी पड़ेगी, और टेबल हमारे पास गिवन नहीं। बिल्कुल सर। ओके तो ओके। क्वेश्चन को एग्जाम के ओरिएंटेशन से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम अपने ओरिएंटेशन से नहीं सॉल्व कर सकते कि ऐसा पॉसिबल होता, बिल्कुल हो सकता है वो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अवेलेबल करेगा वो, तब हो सकता है। जैसे जैम बनाता, गेट बनाता, तो अगर वो पी वैल्यू फाइंड कराता तो हो सकता है वो टेबल दे देता कि एट दिस पॉइंट एट दिस कैलकुलेटेड वैल्यू द वैल्यू ऑफ टी, द वैल्यू
At this point of t calculated p value is this. At this point of t calculated p value is this. देन वो पूछ लेगा कि p वैल्यू क्या आएगी. ओके सर. लास्ट 2 ईयर से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है. एक्चुअली में ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि जेड का यूज नहीं कर पाते ना हम लोग. नहीं सर, जैसे पी वैल्यू निकालने के हाँ, लिए पी हम लोग एक्चुअली में हाइपोथेसिस. पी वैल्यू क्या है, पी हाँ. वैल्यू निकालना क्या है, पी वैल्यू अल्टरनेटिव के बेसिस में ही डिफाइन होती है. अल्टरनेटिव जैसा होगा उस टाइप का ही पी वैल्यू निकलेगी. और पी वैल्यू निकलेगी जेड टेस्ट से या जो भी टेस्ट हो. तो वो क्या करते हैं कि वो लोग बच्चों को यही नहीं पता कि पी वैल्यू सॉल्व करना क्या डिफिकल्ट है. पी वैल्यू एक प्रोबेबिलिटी ही तो है एक तरह से. अगर मैं तुमको ऐसे पी वैल्यू ना बोल कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो तुम इजीली फाइंड कर लेते. बिल्कुल सर. लेकिन अगर उसने पी वैल्यू दे दी तो तुम्हें पी वैल्यू पढ़ना पड़ेगा कि टेस्टिंग कैसी है. तो मैंने एक दिन एक चार्ट दिखा था कि अगर टेस्टिंग ऐसी है तो पी वैल्यू को हम इस टर्म में लिखेंगे, टेस्टिंग ऐसी है तो पी वैल्यू को इस टर्म में लिखेंगे. तो उसको एक बार देख लेना वो वीडियो जिसमें हो, मैंने लिखा था एक ये बार. सर. सर हाइपोथेसिस वाला तो अच्छे से आता है. ये वाला समटाइम्स कंफ्यूजन रहती है इसमें. अब आते हैं नेक्स्ट अभी क्वेश्चन. क्लियर हो गया. अच्छा. ठीक है, और कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. नहीं नहीं. 43 क्वेश्चन है वो इनोवा का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे. 44 क्वेश्चन है मार्कोव चेन है, इसको स्टोकास्टिक से बाद में करेंगे. 45 क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. क्वेश्चन नंबर 45 एंड पेज नंबर 60. पेज नंबर 60. ठीक है. बोला कि रैंडम वेरिएबल, सॉरी, अच्छा यही क्वेश्चन है. ठीक है. बोला रैंडम वेरिएबल टी हैज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ टी एंड माइनस टी हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन. बोला टी हैज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. asymmetric distribution. If t and minus t are t is equal in distribution to minus t, okay. Let x and y be two independent random variable. बोला देखो एक्चुअली में उसने ये बोला है कि t अगर एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो t एन माइनस टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा. उसके कहने का मतलब ये है. ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक से उसने ये लिखा है कि एक रैंडम वेरिएबल को हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तब बोलेंगे जब टी एन माइनस टी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा. ठीक है. अब उसने बोला लेट एक्स एंड वाई भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल. एक्स एंड वाई जो है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है. ये दोनों इंडिपेंडेंट है. ठीक है. देन उसने बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट उसने बोला है एक्स एंड वाई हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन. अगर एक्स इज इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई देन एक्स माइनस वाई हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन. एक्स माइनस वाई इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स. ये बोला प्रूव करने के लिए. बताओ ये ट्रू है या फॉल्स. बताओ भाई. सॉरी, एक्स माइनस वाई हैज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. सॉरी, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसमें, सेम नहीं. हैज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हैज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हैज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसने पहले डिफाइन कर दिया कि हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे. मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई माइनस एक्स. दिस इज फाइन और नॉट.
Yes, sir. True. ये ट्रू होगा बिकॉज x इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y। तो हम अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहिए, इसको कैसे प्रूव करोगे? बाई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन प्रूव करो इसको। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई टी, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई टी इक्वल टू अगर आ जाए फाई ऑफ एक्स माइनस वाई टी इज इक्वल टू आ जाए वाई माइनस एक्स टी। देन हम बोल देंगे कि x और y तुम्हारा इक्वल है इन डिस्ट्रीब्यूशन में, x माइनस वाई इज सिमेट्रिक इन डिस्ट्रीब्यूशन। और उसने बोला x एंड y आर इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो x एंड y आर इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? फाई ऑफ x एट t इज इक्वल टू फाई ऑफ y एट t। इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन की यही डिफिनेशन होती है ना। और हमको ये प्रूफ करना है, इसको प्रूव करना है। इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फाई ऑफ एक्स माइनस वाई टी इक्वल टू फाई ऑफ वाई माइनस एक्स टी। ठीक है, इसको प्रूव करना। तो ये लेके चलो या ये लेके चलो, कुछ ये लेके चलोगे, इसको इससे प्रूव करना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी एक्स माइनस टी वाई आई। ओके, तो इसको प्रूव करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर आई टी एक्स, ओके, एंड दिस देन ई के पावर माइनस आई टी वाई। ओके, एंड टी एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो इनका एमजीएफ वो अगर इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ओके, यहाँ माइनस टेन कर। तो अब क्या है कि ई के पावर आई टी एक्स एंड ई के पावर माइनस आई टी वाई। ओके, so this is nothing but this is the phi of xt and this is the phi of y at minus t. Okay, fine. So this is nothing but phi of xt, this is phi of yt, and this is phi of x at minus t. Okay, because x and y are equal in distribution, so we can write phi of y, and this is equal to e के power I tx minus e के power into e के power minus I t y। सॉरी, e के पावर आई टी एक्स माइनस में एंड e के पावर आई टी वाई प्लस में, और यहाँ एक्सपेक्टेशन, सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e के पावर आई टी वाई माइनस आई टी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई माइनस एक्स एक्स। ओके, तो प्रूफ हो गया। तो किसी को डाउट है तो पूछ ले। एमजीएफ से नहीं शो कर सकते बिकॉज एमजीएफ एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है ना जो कि सिमेट्रिक हो और एमजीएफ ना एग्जिस्ट करता हो, इसलिए हमेशा उस चीज से शो किया जाता है ना जो चीज एग्जिस्ट ऑलवेज करे। एमजीएफ से अगर इसको तुम शो करने लगोगे तो एमजीएफ तुमको एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता नहीं, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं कि जो सिमेट्रिक हो बट उसका एमजीएफ ना एग्जिस्ट करता हो। There exists such type of random variable which is symmetric but whose MJF is not exist. पहला पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी ट्रू होगा। थर्ड पार्ट ट्रू होगा फॉल्स? सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट ट्रू होगा या फॉल्स? सेकेंड पार्ट बोला उसने कि x फॉलोज नॉर्मल 3, 1 एंड y फॉलोज नॉर्मल 2, 2
देन उसने बोला 2x माइनस 3y हैज असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? बताओ भाई, बोलो भाई। ये नॉर्मल ही तो फॉलो करेगा, 2x माइनस 3y क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल 6 माइनस 0 फॉलो करेगा। नॉर्मल 0 कमा वेरिएंस क्या होगा इसका? 4 माइनस सॉरी 4 प्लस 9 इंटू 2 तो 22 होगा ना। ये वेरिएंस इसका यही होगा ना। तो नॉर्मल 0 कमा 22 एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है कि नहीं है? सिमेट्रिक। बताओ भाई। है सर। थर्ड पे आते हैं। थर्ड बोला उसने एक्स एंड वाई है सेम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोला एक्स एंड वाई के सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक भी है सेम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सेम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेम एंड सिमेट्रिक ओके डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको प्रूव करना है कि फाई ऑफ एक्स प्लस वाई दिस इज इक्विवेलेंट टू फाई ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस टू। ये प्रूव करना है, बिकॉज हमको प्रूव करना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू माइनस एक्स प्लस वाई। भाई उसने सिमेट्री का जो डिफिनेशन दिया यही है ना। ये प्रूव करना है हमको। दिस इज इक्विवेलेंट टू फाई ऑफ माइनस एक्स प्लस। इस पार्ट को ले लो। सो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई टी ओके फाइन ई के पावर आई टी एक्स प्लस वाई एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी एक्स इंटू ई के पावर आई टी वाई ओके। So x and y are independent, तो expectation of e के power I t x into expectation of I t y। अब उसने बोला x and y है सेम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ सेम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बताओ। सर दोनों सेम है एक्स एंड वाई, तो स्क्वायर हो जाएगा किसी एक का। किसी एक का स्क्वायर हो जाएगा मतलब ये सर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा? नहीं अच्छा सर, कैरेक्टरिस्टिक आप कह रहे फंक्शन हो ना कि एक्सपेक्टेशन का सेम। स्क्वायर है। सेम है और सिमेट्रिक भी है। बताओ भाई, सेम और सिमेट्रिक का मतलब नहीं समझे। x is equal in distribution to y and x is equal in distribution to minus x and y is equal in distribution to minus y okay।
बताओ मैं सही कह रहा हूँ या गलत? यस सही है। तो क्वेश्चन में दिया भी है यही जो सिमेट्री की डेफिनेशन है। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट? फिर तो ट्रू होना चाहिए सर। ट्रू ही होगा, ठीक है। अब उसमें एक्स और वाई की जगह माइनस एक्स और माइनस वाई पुट कर दोगे, देन माइनस तुम्हारा वाई कर देंगे। हाँ देन तुम्हारा वो आ यस सर। जाएगा, ठीक है। अब यस फोर्थ सर। ऑप्शन कैसे ट्रू करेंगे बताओ? भाई सेम एंड सिमेट्रिक है। सेम एंड सिमेट्रिक का मतलब देखो, यहाँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसा लिखेगा, एक्स इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू माइनस एक्स एंड वाई इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू माइनस वाई। देन नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी एक्स आई टी एक्स एंड यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर आई टी वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर आई टी एक्स माइनस में, बिकॉज एक्स एंड वाई आर इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ई के पावर आई टी वाई। ओके, सो फाई ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई डी टी। ओके, अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्या कह रहा है कि इफ एक्स हैज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ यही है ना? फोर्थ में कह रहा है इफ एक्स हैज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ना, एक्स हैज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। If x has symmetric distribution, then x and xy has symmetric distribution. बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? मतलब हमको प्रूव करना है कि एक्स वाई इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू माइनस एक्स वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एफ ऑफ माइनस एक्स वाई, ये प्रूव करना है हमको, समझे? तो भाई एफ ऑफ एक्स वाई अगर है तो एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? दिस इज एफ ऑफ एक्स, एक्स कर लो, एंड एफ ऑफ वाई स्मॉल में ले लो, ठीक है, स्मॉल में ले लो। हमको प्रूफ ये करना है एफ ऑफ एक्स वाई एट एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एट माइनस एक्स। ओके, तो अब स्मॉल में हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ एक्स वाई कर लो, या एक्स वाई को जेड मान लेते तो इजी हो जाता है, लेकिन एक्स वाई को जेड मत मानो, एक्स वाई मानो तभी होगा। तो एफ ऑफ एक्स, और बोला कि एक्स इज एक्स हैज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स का सिमेट्रिक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, बिकॉज एक्स इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू माइनस एक्स, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। बताओ, तो एफ ऑफ एक्स इधर एफ ऑफ माइनस एक्स रख दें, यहाँ एफ ऑफ वाई लगा दें। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट हैं एक्स और वाई, तो इसका मतलब यही तो हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स है वाई, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है ना, बोलो। यस सर। तो हमारा प्रूफ तो हो गया कि एफ ऑफ एक्स वाई ट्रू आ रहा है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स वाई, तो इसमें चारों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो लर्निंग पॉइंट व्यू था वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सिखाना था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन
एंड हम कैसे प्रूव करेंगे कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन से सीखो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि सेम यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन देकर जाएगा कुछ। इसका जो लर्निंग पर्पस था इस क्वेश्चन का, वो सिर्फ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था। इस क्वेश्चन की जो लर्निंग थी वो थी सिमेट्रिसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब सिमेट्रिक के मुझे नहीं लगता कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोग गलत करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अप्रोच बता दिया है कि कैसे हाउ टू डील सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर तुम सही अप्रोच से जा रहे हो तो तुम प्रूव कर दोगे चीज़ों को। देखो, जब चीज़ें टफ तब होती हैं जब एक्चुअली में देखो कोई चीज़ क्या होती है कि हम लोग प्रूफ नहीं दे पाते, वहाँ पर काउंटर अगर आ रहा है तो प्रूफ नहीं होगी वो चीज़। अगर तुम काउंटर एग्जिस्ट करा दे रहे हो तो देन वो प्रूफ तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अगर तुम यहीं पर एक एक्स और वाई ऐसा ले आओ जो इंडिपेंडेंट हो और एक्स सिमेट्रिक हो किसी के अबाउट, एंड एक्स और वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सिमेट्रिक ना हो, देन दिस थिंग ये रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसका काउंटर ढूंढ लिया तुमने। काउंटर मतलब इसलिए काउंटर पे वर्क करो, मतलब एग्जाम्पल खुद से सोचने पे वर्क करो कि ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है क्या। अब जस्ट इसके नीचे है, इसके नीचे जो है वो पहले उसमें मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता देता हूँ। देखो, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होता है, एक ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस होता है, एक कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस होता है। तो पहले ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस। यहाँ मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इन मीन या मीन स्क्वायर। कन्वर्जेंस, फिर होता है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। फिर होता है तुम्हारा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, इससे हम यहाँ आ सकते हैं, इससे हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। ठीक है ना, इसका सिंबल होता है एस, इसका सिंबल होता है कन्वर्जेंस इन मीन या ई के पावर आर करेंगे। ठीक है, एलपी नॉर्म होती है एक्चुअली में, एल के पावर पी होता है। ठीक है, या एल के पावर आर है, और ये होता है पी, और इसका जो होता है वो होता है नोटेशन डी। पी पर ये पी पर मतलब ऐसे लिखेंगे, ऑलमोस्ट श्योर लिखेंगे, यहाँ यहाँ डी लिखेंगे। ठीक है, और एक कंडीशन ये होती है कि अगर एक्स तुम्हारा एक्सन एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर सी पर, तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बन जाएगी कि एक्शन तुम्हारा कन्वर्ट कर जाएगा सी पर। लेकिन अगर तुम्हारा एक्शन कन्वर्ट कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी सी पर, सॉरी एक्स पर, देन तुम्हारा ओनली क्या कंडीशन होगी कि एक्शन जो होगा वो कन्वर्ट करेगा इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। मतलब ओनली ये फॉलो करेगा, ये नहीं फॉलो करेगा, ये रिवर्स नहीं फॉलो करेगा। मतलब एक्शन अगर डी कन्वर्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स है तो प्रोबेबिलिटी पे कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कन्वर्ज कर रहा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्स पर कन्वर्ज कर रहा तो वो उससे हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोबेबिलिटी पर भी कन्वर्ज करेगा एक्स की तरह। अगर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है देन प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करेगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज करेगा। मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस है देन प्रोबेबिलिटी में, देन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन क्या है। अब एक देखो, एक चीज और
पढ़ लेना। एक होती है स्लूटास्की थ्योरम, ऐसे उसका नाम देख लेना, ये थ्योरम होती है, ठीक है। ये थ्योरम होती है तुम्हारी, ये थ्योरम बताती है कि एक्सन अगर तुम्हारा कन्वर्ज है इन डिस्ट्रीब्यूशन पर, इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, एंड एक्सन तुम्हारा कन्वर्ज करा प्रोबेबिलिटी टू सी, तो तुम्हारा जो एक्सन है ये डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज करेगा तुम्हारा, नहीं इसमें रुको एक मिनट, सही था सर। एक्स प्लस सी पर कन्वर्ट करेगा, नहीं यस सर। सर जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है सोलेस्की को एग्जिस्ट करते हैं, इन जनरल नहीं करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं में। वो गलत लिख रहा था मैं, गलत इसलिए था इन सेंस में, मैं एक्चुअली में क्या लिख रहा था कि ये बोल रहा था, तुम ये बोल रहे थे ना कि एक्सन अगर कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स है एंड एक्सन तुम्हारा कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू सी है, मैं ये लिखना चाह रहा था, मुझे कन्फर्म नहीं है एक्चुअली हेलो सर। एक्स प्लस सी हो, ऐसा नहीं होता यार, ये गलत लिखा है, एक मिनट वेट करो। हेलो हाँ बोलो। सर ये बाइलियन होगा। क्या हुआ? ये जो प्रोबेबिलिटी वाला है ये एक दूसरा हमारा सर सीक्वेंस है, ये ये शायद बाइयन होगा। बाइयन होगा। सर आपने दोनों में एक्सन लिखा है, एक्सन इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स और एक्सन इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सी आपने किया हुआ है। अच्छा तो तुम कह रहे हो यहाँ वाईएन होगा। यस सर, तो सर इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होगा वो इन डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर। अच्छा इन इसका दोनों का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो होगा कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी, इसका जो, अब तुम क्या बोल रहा है कि जो इसका एडिशन होगा, यस सर, और सब्सट्रैक्शन वो इन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन दोनों के। हाँ ये तो पॉसिबल है, यस सर। बिकॉज यहाँ ये अगर कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी है तो कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज है तो दोनों, ये पॉसिबल है। यस सर। सोलेस्की तुम ये बोल रहे हो ना? यस सर। मेरे हिसाब से अब ये नहीं पॉसिबल होगा। ये पॉसिबल, ये पॉसिबल है ना? हाँ, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं। नहीं सारा होता है, एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड होगा ना, सब्सट्रैक्शन नहीं होता सर। सब्ट्रैक्शन नहीं। लेकिन ये चीज बताना, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये ट्रू तो है, अब ये समझ आ रहा है, लेकिन इसे, लेकिन मेरे माइंड में जो चीज़ चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी होता है, दिस इज नेवर मीन दिस इज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी। अगर ये कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी नहीं है तो ये कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ हो सकता है, हो सकता है। रीजन इसका ये है कि ये सी है ना, ये सी ही सब कुछ वो कर रहा है, हो सकता है सी है, ठीक है सही है। अगर सी की जगह कुछ और होता देन फॉल्स हो जाता, ठीक है। ये थ्योरम होती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहला ऑप्शन जो उसने बोला है, उसने बोला कि एक्सन कन्वर्ज टू एक्स ऑलमोस्ट श्योरली, मतलब एक्सन जो है
ये कन्वर्ट कर रहा है ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स। और फिर बोला वाई जो है वो भी तुम्हारा कन्वर्ट कर रहा है ऑलमोस्ट श्योरली टू वाई। देन बोला कि एक्स एन प्लस वाई एन इन कन्वर्जिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स प्लस वाई। एक्स एन प्लस वाई एन, एक्स एन प्लस वाई एन, एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स एन प्लस वाई एन तुम्हारा कन्वर्ट करेगा इन ऑलमोस्ट श्योरली टू वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स एन प्लस वाई एन जो है ये कन्वर्ट करेगा ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स प्लस वाई। भाई एक्स अगर एक्स एन तुम्हारा ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स है, वाई वन वाई पर है, तो एक्स एन प्लस ये वाई पर कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, अगर ये ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ट कर रहा है वाई पर, एक्स प्लस वाई पर, तो ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंस का मतलब ये क्या होता है, अगर यहाँ कन्वर्ट कर रहा है तो इसका जो होगा इससे हम ये कह सकते हैं कि एक्स एन प्लस वाई एन जो है ये तुम्हारा कन्वर्ट कर जाएगा इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स एन अगर एक्स पर है, वाई वन वाई पर है, तो एक्स सम इसका एक्स प्लस वाई पर कन्वर्ट करेगा। अगर सम इसका एक्स प्लस वाई पर है तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई पर कन्वर्ट करेगा इसका। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड पे उसने बोला कि एक्स एन कन्वर्ट इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। अब उसने बोला कि एक्स एन जो है वो प्रोबेबिलिटी पर कन्वर्ट कर रहा है एक्स पर, और वाई एन जो है ये कन्वर्ट कर रहा है तुम्हारा ऑलमोस्ट श्योरली टू आई, ऑलमोस्ट श्योरली टू आई। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम ये कह सकते हैं ना कि वाई एन जो है वो प्रोबेबिलिटी पे कन्वर्ट कर रहा है वाई पे। अभी मैंने पीछे बताया कि क्या क्या फॉलो करता है। अगर वाई एन ऑलमोस्ट श्योरली टू वाई है, देन दिस इज से टू राइट वाई एन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू आई। अब अगर एक्स एन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी पर एक्स की ओर है कन्वर्ज, और वाई एन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी पर वाई की ओर कन्वर्ज है, देन प्रोबेबिलिटी की लेमा से एक्स एन प्लस वाई एन तुम्हारा जो होगा ये कन्वर्ट कर जाएगा कहाँ पर, एक्स प्लस वाई पर, एक्स प्लस वाई पर। अगर ये प्रोबेबिलिटी पे कन्वर्ज है तो डिस्ट्रीब्यूशन पे तो कन्वर्ज हो ही जाएगा। थर्ड उसने बोला कि कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये थर्ड हो गया इसमें। थर्ड, ये थर्ड ही है एक तरह से, ये चीज थर्ड ही लिखी है, ठीक है, ठीक है। थर्ड हो गया मतलब ये सेकंड हो गया, या थर्ड यहाँ से स्टार्ट है एक तरह से, मतलब सेकंड में थर्ड का यूज करके हमने बताया, ठीक है। तो थर्ड हो गया। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में कह रहा है वो कि एक्स एन तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज है एक्स पर, एंड वाई एन तुम्हारा जो कन्वर्ज है डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ज है वाई पर, देन एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स प्लस वाई। ये पूछ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक्स एन तुम्हारा मान लो कन्वर्ज कर रहा है एक्स पर, और वाई एन तुम्हारा मान लो कन्वर्ज कर रहा है वाई पर डिस्ट्रीब्यूशन पे, माइनस एक्स पर। माइनस एक्स पर भी तो कन्वर्ज कर सकता है ना वाई एन, तो एक्स एन प्लस वाई एन तो तुम्हारा जीरो पर कन्वर्ज करेगा। ये तो जीरो पर कन्वर्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन ये तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये तो कर रहा है जीरो पर कन्वर्ट करेगा ना रैंडम वेरिएबल, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया ना। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसी का एग्जांपल होते हैं, ठीक है, जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके काउंटर एग्जांपल से फॉल्स है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। बताओ भाई। No, sir. अब इसके नीचे क्वेश्चन 50 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 एंड पेज नंबर है 63। दिस इज पेज नंबर। कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू यूरियन वेरिएंस ऑफ, पहले तो एक्स आई एक सीक्वेंस है, आई आई डी रैंडम वेरिएबल्स।
I greater or equal to 1. This is a IID observation. Expectation of xi equal to 0 है and variance of xi is equal to sigma square. Then फर्स्ट उसने बोला है कि 1/n समेशन I इक्वल टू 1 to n x2i माइनस x ऑफ 2i होल स्क्वायर, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? x2i माइनस 1 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर माइनस 1, ठीक। तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/n समेशन I इक्वल टू 1 to n, यहाँ क्या करो कि x ऑफ 2i माइनस 1 माइनस का x बार माइनस कर दो और प्लस का x बार ऐड कर दो, माइनस का x2i कर दो का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? बोलो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी को? No, sir. अब मुझे बताओ इसके अगर स्क्वायर वाले टर्म को खोलूंगा मैं तो क्या आएगा? अगर मैं अंदर वाले को खोलूँ 1/n समेशन ऑफ i, यहाँ i लिख दो, यहाँ x2i माइनस 1 माइनस x बार प्लस x बार माइनस x2i। अगर इसको मान लो कि ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा खोलूँ तो क्या आएगा? ये आएगा 1/n समेशन i एंड x2i माइनस 1 माइनस x बार होल स्क्वायर प्लस ये आएगा तुम्हारा 1/n को बाहर ले लो, ये आएगा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n x बार माइनस x2i होल स्क्वायर। ओके फाइन, प्लस आएगा 2 समेशन ऑफ x2i माइनस x बार एंड x बार माइनस x2i। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? I इक्वल टू 1 to n। ओके, अब क्या बताओ, अब मुझे बताओ कि एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन आई इक्वल टू 1 to n ये क्या होता है? बताओ ये क्या होता है? बोलो। Zero. डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है? Zero. तो ये डेविएशन फ्रॉम मीन है कहीं? बोलो डेविएशन फ्रॉम मीन है क्या किसी केस में? Last one. ये जीरो चला जाएगा, इसको छोड़ दे, जीरो गया। डेविएशन फ्रॉम मीन जीरो होता है तो जीरो चला गया। अब बचा हमारे पास क्या? 1/n आई इक्वल टू 1 to n समेशन आई इक्वल टू 1 to n x2i माइनस 1 माइनस x बार होल स्क्वायर प्लस समेशन 1/n आई इक्वल टू 1 to n x2i कर लो माइनस x बार होल स्क्वायर। ओके फाइन। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/n समेशन xi या x2i माइनस 1 माइनस x बार ये कहाँ कन्वर्ज करता है? ये कहाँ कन्वर्ज करता है? कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर।
बताओ ये होता है या नहीं? बोलो। बताओ भाई। इतनी फंडामेंटल थ्योरम, ये फंडामेंटल थिंग होती है जब हम कंसिस्टेंसी स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास एक रैंडम सैंपल है जिसका मीन मीडियन नहीं पता, तो उसमें जो सैंपल मीन होता है वो हमेशा म्यू की ओर कन्वर्ट करता है, बी क्लास लार्ज नंबर करता है। लेकिन जो इसका सैंपल वेरिएंस होता है, एक तरह से वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर की ओर कन्वर्ट करता है, ये कंसिस्टेंट होता है सिग्मा स्क्वायर के लिए। अनबायस भी होता है ये, 1/n-1 वाला अनबायस होता है। ये इतनी फंडामेंटल चीज नहीं पता क्या? तो ये यहाँ कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये पढ़ो, अगर नहीं पता तो पढ़ लो। इतनी मतलब ये बहुत फंडामेंटल है, मतलब जब तुम कंसिस्टेंसी स्टार्ट करोगे तो वहाँ तुम्हें मिलेगा ये। 2i माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दिस इज कन्वर्ट इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर, ये भी सिग्मा स्क्वायर जाएगा। तो अब दोनों कन्वर्ट प्रोबेबिलिटी सिग्मा स्क्वायर है, तो इन दोनों का एडिशन जो है, जो एडिशन है, मान लो कि ये तुम्हारा एक्सएन है, या तो मान लो तुम्हारा ये Z1 है, सॉरी ZN है, और ये तुम्हारा TN है। तो TN प्लस ZN जो है, इन दोनों का जो सम है वो कहाँ कन्वर्ट करेगा? Converging probability to 2 sigma square. Okay, so this is false. This is false for sigma square. This is not consistent for sigma square. अगर इसमें by 2 कर दूं मैं तो ये consistent हो जाएगी। This is right. Okay. अब जो सेकेंड ऑप्शन है वो रिजल्ट ही दिया है सीधा सीधा। सेकेंड ऑप्शन उसने बोला 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर, इज कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर, फॉर सिग्मा स्क्वायर। बताओ ये कंसिस्टेंट होता है? बोलो। Yes, sir. ओके। थर्ड बोला उसने कि 1/n xi स्क्वायर इज कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। बताओ ये होगा या नहीं? होगा sir. ये होगा बिकॉज कौन सी थ्योरम लगेगी या कौन सा रिजल्ट लगेगा? होगा, लेकिन क्यों? रिजल्ट बताओ। So maybe expectation of 0 है इस बार. इसमें रिजल्ट ये लगता है सैंपल मोमेंट्स इज कन्वर्ट टू पॉपुलेशन मोमेंट, ठीक है। सैंपल मोमेंट्स इज कंसिस्टेंट फॉर पॉपुलेशन मोमेंट। सैंपल ये मोमेंट कन्वर्ज करेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को, हाँ, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 है तो फिर वो वेरिएंस हो जाएगा मेरा, राइट। सैंपल मोमेंट्स इज कंसिस्टेंट फॉर पॉपुलेशन मोमेंट। मतलब 1/n, this is suppose this is mu r dash, नहीं sorry, this is mr dash, this is mr dash, this is my sample moment, sample moment, sample moment, 1/n summation I equal to 1 to n xi to power r, and this is your population moment mu r dash is equal to 1/n summation of
So this is mu r dash, only mu r dash. This is your population moment. Population moment मतलब expectation of x to power r, xi to power r, ठीक है. Population moment. So your 1 upon n summation xi square. This is converting expectation of xi square. So this is nothing but this is equal to sigma square because expectation of xi equal to 0. So this is fine. And your fourth is also true. This is converging probability to sigma square. This is consistent for sigma square. भाई अगर ये कंसिस्टेंट हुआ तो ये एस एन स्क्वायर है और ये एस एन माइनस वन स्क्वायर है या तो स्मॉल एस भी कहते हैं इसको, ठीक है. अपना समझ लेना. मुझे मुझे एक्चुअली में उसमें कन्फ्यूजन रहता है तो मैं इसको एस एन माइनस वन और एस एन से याद किया हूँ, ठीक है. मोशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो अब एस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस वन एंड एस एन स्क्वायर. और एक थ्योरम होती है कंसिस्टेंसी में. क्या थ्योरम होती है कि अगर टी एन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, consistent estimator for theta, then an tn plus bn is also consistent estimator for theta if an converges to 1 and bn converges to 0 at n times t infinite. ये थ्योरम क्या शो कर रही है? इस थ्योरम से कुछ पता चल रहा है? ये थ्योरम कुछ और कहना चाह रही है. अच्छा ठीक है. How can we prove the consistent estimator need not be unique? क्वेश्चन समझ में आया? हम कैसे प्रूव करेंगे कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नीड नॉट बी यूनिक? बताओ भाई. कंसिस्टेंट एस्टिमेटर सर इसी थ्योरम से आ जाएगा जैसे आपने ये बताया है. दो हमारे पास एस्टिमेटर मिल गए हैं. इस थ्योरम का यूज है टू प्रूव दैट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नीड नॉट बी यूनिक. ठीक है. तो अब इसमें बताओ ए एन यहाँ एन अपॉन एन माइनस वन है. ए एन यहाँ पर है क्या? एन अपॉन एन माइनस वन. और एन अपॉन एन माइनस वन एन टाइम्स टू इनफाइनाइट पर 1 की ओर कन्वर्ट करेगा ना. और बी एन 0 ही है तो तुम्हारा कंसिस्टेंट हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर. जिसको समझ नहीं आ रहा वो पूछ ले एक बार, ठीक है. जिसको समझ नहीं आ रहा वो पूछ ले एक बार. क्लियर है सर. क्लियर है. बाकी क्लास अब यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है. आगे बाकी नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है. ओके सर. कल तो रहेगी ना? हाँ क्लास अब रेगुलर. एक्चुअली में क्या था, कल हमारे यहाँ थोड़ा सा वेदर कंडीशन सही नहीं चल रहा ना, बिकॉज इस समय आंधी तूफान आ जाता है. तो कल मेरे यहाँ लाइट भी चला गया था, नेटवर्क का इशू भी हो रहा है. क्लास रेगुलर रहेगी. विश्वास मेरा इंटरव्यू ना हो, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा मे में हो सकता है मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो क्लास उस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस है. ओके सर. संडे को तो ऑफ रहता है ना? संडे को ऑफ रहता है, लेकिन अब ऑफ नहीं करूँगा बिकॉज सिलेबस ब्रॉड है और सिलेबस अगर एंड करना है तो संडे को भी क्लास करनी पड़ेगी. ओके सर. ओके. ठीक है. थैंक यू सर. Thank you, sir.